नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो आपके सीटेट में हिस्ट्री के पूरे नंबर दिला दे। 100 ऐसे प्रश्न चुन के लाया हूं, 100 ऐसे प्रश्न खोज के लाया हूं मेरे दोस्तों। यह प्रश्न समझिए कि कोयले खदान से निकला हुआ हीरा है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं 100 ऐसे प्रश्न करवाऊंगा। मात्र आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सीटेट के पेपर 2 में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, इतिहास के पूरे नंबर मिल जाएंगे सीटेट के पेपर 2 में। तो जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यह प्रश्न पूरी तरीके से आधुनिक पैटर्न पे आधारित है। जैसे सीटेट नए समय में प्रश्न पूछता है उस पैटर्न पे आधारित है मेरे दोस्तों। इसके ऑप्शन भी वैसे हैं और इसके आंसर भी जो सीटेट जिस तरीके से देता है वो है। आप समझिए कि पूरे तरीके से यह एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आरंभिक मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर यात्राएं क्यों की थी? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है संसाधनों की तलाश में, जानवरों का पीछा करने के लिए, मौसम के अनुसार मौसमी फलों और पौधों की तलाश में, अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने के लिए। तो हम देखते हैं कि यह अगर इसमें से अपने रिश्तेदारों और मित्रों को छोड़ दे, क्योंकि वह एक समूह में रहते थे तो रिश्तेदार और मित्र तो उनके साथ ही रहते थे, तो संसाधनों की तलाश भी सही लग रहा है, जानवरों का पीछा करने के लिए भी और मौसमी फलों के लिए। तो विकल्प देखते हैं, 1, 2 और 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है, केवल 1, 2, 3 सभी 1, 2, 3, 4 सही है, 4 तो सही नहीं है, केवल 1 और 3 सही है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, केवल 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न 2 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जी? हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश वस्तुएं पत्थर, शंख और धातु जैसे कि तांबा, कांस्य, सोना, चांदी से बनाई गई थी। हड़प्पा के लोग कपास पैदा करते थे और वस्त्र बुनते थे। देखिए, केवल 1 सही है, ए में है, बी में केवल 2 सही है, सी में ए और 2 दोनों सही है, डी में दोनों गलत है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, ए और 2, 1 और 2 दोनों सही है। महापाषाणों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग केवल दफनाने के लिए किया जाता था ताकि मृत व्यक्ति को आसानी से याद रखा जाए। महापाषाणों को जमीन के ऊपर ही बनाया जाता था, नीचे दफनाने की कोई प्रथा नहीं थी। महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह केवल उत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो इसमें से एकमात्र सही जो संदर्भ है वो है महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में विष किसे कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में विष किसे कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पूरे जन या कुल को, मतलब समान लोगों के समूह को विष कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जो समान लोगों का समूह था उसे ऋग्वैदिक काल में विष कहते थे। क्या कहते थे? विष कहते थे। गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्ध ने आत्मा और ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार किया था। तो बुद्ध ने तृष्णा मतलब लालसा को हमारे जीवन के कष्टों और दुखों का कारण बताया था। बिल्कुल बताया था। बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को अनिवार्य माना था। जी, बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को अनिवार्य नहीं माना था। बुद्ध ने कहा था कठोर तपस्या से मोक्ष की बात बुद्ध ने की ही नहीं थी। और आत्मा के अस्तित्व को बुद्ध स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई घटना हमें नहीं मिलती। तो सही उत्तर होता है बुद्ध ने लालसा को हमारे जीवन के कष्टों के और दुखों का कारण बताया था। सही उत्तर होता है बी। अशोक के धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात तो सत्य नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। इसमें किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, सही है।
अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अधिकार धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, बिल्कुल नियुक्ति की थी जी। अशोक ने धम्म के माध्यम से लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य किया था, अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं किया था। एक तो गलत लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन में देख लेते हैं। इसमें बड़ों का आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों का सम्मान शामिल था, बिल्कुल शामिल था। तो आपका सही उत्तर होता है सी, अशोक ने धम्म के माध्यम से लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से बाधित नहीं किया था। गुप्त काल के दौरान समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, इसके रचयिता कौन थे? तो हरिसेन देखना है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। कौन थे जी? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। यह समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन होते हैं। उत्तर भारत में प्रारंभिक मंदिरों के निर्माण के संदर्भ में शिखर का क्या अर्थ होता है? उत्तर भारत में प्रारंभिक समय में जो मंदिर का निर्माण होता था, उसमें शिखर से क्या मतलब होता था? मंदिर का मुख्य द्वार, मंदिर का गर्भगृह जहां देवता की मूर्ति रखी जाती है, मंदिर के ऊपर बनाए जाने वाला सबसे ऊंचा हिस्सा या मीनार नुमा आकृति। यह सही है, क्योंकि शिखर जो मंदिर में होता था, एक मंदिर होती थी, यह है ना मंदिर जैसा एक शिवाला मंदिर, और उसके ऊपर जो ऐसा हिस्सा बनता था मीनार नुमा आकृति, इसको शिखर कहते थे, इसको शिखर कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होता है सी, मंदिर के ऊपर बनाया जाने वाला हिस्सा या मीनार नुमा आकृति। दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली क्या थी जी? यह किसानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर्ता इक्ता। यह सैन्य कमांडरों को वेतन के रूप में भूमि या क्षेत्र आवंटित करने की व्यवस्था थी। यह न्याय व्यवस्था का प्रकार था। यह एक गुप्तचर विभाग था। यह एक धार्मिक कर था। नहीं जी, इक्ता होता था जब सल्तनत काल में जो सैन्य कमांडर होते थे, बड़े अफसर होते थे, उनको ना जमीन मिलता था, जमीन आवंटित किया जाता था, एक क्षेत्र, जिससे वो अपना सैलरी निकालते थे, वेतन निकालते थे, उसको कहते हैं इक्ता। क्या कहते थे? इक्ता। शाहजहां के शासन काल में निर्मित मुगल वास्तुकला में पियत्रा ड्यूरा तकनीक का मुख्य उपयोग क्या था? पियत्रा ड्यूरा क्या था जी? शाहजहां के समय बहुत फेमस था पियत्रा ड्यूरा क्या था? दीवारों पर संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन कीमती पत्थरों को जड़कर सुंदर ज्यामितीय व पुष्पीय कृतियां बनवाना। क्या बनवाना? ज्यामितीय व पुष्पीय आकृतियां बनवाना। दीवारों को, छत को मजबूत करने के लिए लोहे के गार्टर का उपयोग नहीं। गुंबद बड़ा बनाने की तकनीकी भी नहीं है। जल संरक्षण और फव्वारे को चलाने, बिल्कुल नहीं। यह दीवारों पर संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन कीमती पत्थरों को जड़कर सुंदर ज्यामितीय पुष्पीय आकृति बनाई जाती थी, उसी को कहते थे पियत्रा ड्यूरा। क्या कहते थे? पियत्रा ड्यूरा। मध्यकाल में अहोम जनजाति के संबंध निम्नलिखित में, अहोम जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अहोम लोग वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। उन्होंने जर्मन अपनी पुरानी संस्कृति छोड़ दी थी। नहीं, यह सही नहीं है। अहोम समाज अत्यधिक समतावादी था, वहां जातियों का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस जातियों का अस्तित्व था। वे कभी भी बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं, बहुत लड़े जो बाहरी आक्रमणकारियों से बहुत लड़े। तो आपका सही उत्तर है, वह म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। अलवार और नेवार संत किससे संबंधित थे जी? अलवार और नेवार संत किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन है विष्णु भक्त और शिव भक्त, बौद्ध और जैन और वैदिक संत, इस्लाम के सूफी संत। तो जब भी अलवार और नेवार की बात आए तो यह विष्णु भक्त और शिव भक्त थे, जिसमें अलवार लोग जो थे वह विष्णु की भक्ति करते थे, लेकिन नैनार जो लोग थे यह शैव थे, शिव की भक्ति करते थे। इनमें बराबर झगड़े भी होते थे। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि अलवार और नैनार संत किससे संबंधित थे, तो आप बताइएगा विष्णु भक्त और शिव भक्त संत थे।
भारत के किस राज्य में कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मुख्य रूप से पुनर्जीवित और संरक्षित किया गया? किसको, कहा जी कथक को? तो ऑप्शन देखते हैं, केरल और तमिलनाडु, उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, असम और मणिपुर। तो सही उत्तर है जी कथक को भारत के उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य के रूप में क्या किया गया? पुनर्जीवित किया गया। तो सही उत्तर होता है आपका बी। प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध किस गवर्नर जनरल या फिर अंग्रेजी सेनापति के नेतृत्व में किया गया था? तो ढूंढते हैं कॉर्नवालिस है क्या? नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 के प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, बंगाल और बिहार। नहीं, बंगाल और बिहार में तो रैयतवाड़ी मुख्य रूप से नहीं लागू हुआ था। उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, ये भी गलत है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वहां तो चालू हुआ था, लेकिन देखते हैं कि असम और मध्य प्रदेश यहाँ नहीं। मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि दक्षिण और दक्षिण भारत दक्षिण पश्चिम भारत का क्षेत्र है वहां लागू की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जी? अवध में जो लखनऊ का क्षेत्र है वहां बेगम हजरत महल 1857 के दौरान नेतृत्व का विद्रोह कर रही थी। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र और आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह, बंगाल का नेतृत्व, बंगाल नहीं, वह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में जो कि झारखंड में स्थित है, यह उलगुलान महान हलचल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कहाँ किया था जी? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। सही उत्तर है उलगुलान महान हलचल, छोटा नागपुर क्षेत्र। 19वीं सदी के अंत में भारतीय वस्त्र उद्योगों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा? 19वीं सदी के अंत में यह ऑप्शन एक है, ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मशीनी कपड़ों की से कड़ी प्रतिस्पर्धा। सही, पहला उत्तर ही सही है। हुआ क्या था कि 19वीं सदी के अंत तक ना अंग्रेजों ने भारत को इस ढंग से शोषित कर लिया था कि यहाँ की घरेलू उद्योग पूरी तरह से चरमरा गई थी और यहाँ पे जो हथकरघा की मशीनें थी जिससे वस्त्र बन रहे थे उससे कई ज्यादा सस्ते में ब्रिटेन के आधुनिक मशीनों से बनकर कपड़ा भारत आ जा रहा था। इसके कारण भारतीय व्यवसाय पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो अभी की कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1885 में। और इसके पहली अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। किसने किया था? WC बनर्जी ने। इनका नाम था व्योमकेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने किया था, है ना? आइए, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम यह एक अंग्रेज थे। एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी। चलेगा, भारत के संविधान को कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था और यह कब लागू हुआ था? तो भारत के संविधान को कहा गया जी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ था।
एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण युग में आमतौर पर पाए जाने वाले औजारों को क्या कहा जाता था? तो मध्य पाषाण युग में पाए जाने वाले हथियारों, औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण। इमामगांव पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ किस संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इमामगांव का जब भी पूछा जाए बात तो आप जाइएगा, कहाँ गई भीमा का, हाँ, भीमा की सहायक नदी घोर है। घोर नदी जो है भीमा नदी की सहायक नदी, वहाँ इमामगांव पुरास्थल स्थित है। और यहाँ ताम्र पाषाणिक काल, जिसे जोर या फिर जोरवे संस्कृति कहते हैं या जोर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष मिले थे। कहाँ? तो भीमा की सहायक नदी जो घोर है वहाँ। ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता को किसका देवता माना जाता था? आधुनिक काल में इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, लेकिन पहले ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता को किसका देवता माना जाता था? तो इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता, जिसे अभी भी माना जाता था। इनको पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर। मुख्य देवता यही थे। महाजनपद काल में महाजनपद की राजधानियों के संदर्भ में उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उज्जैन जो थी वह अवंती कहाँ गई? अवंती कहाँ गया? यह उज्जैन जो थी वह अवंती महाजनपद की राजधानी थी। चलिएगा, मगध की राजधानी पहले गिरिवर्ज, राजगीर, फिर पाटलिपुत्र। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज में निकल पड़े। तो आपका सही उत्तर होता है केवल 2। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े, लेकिन वह लिच्छवी कुल के राजकुमार नहीं थे। चलिएगा, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रा या प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगति काउंसिल आयोजित की गई थी और यह किस संप्रदाय के उदय से जुड़ी हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्धों का बहुत विकास हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी काउंसिल जो संगति थी वह आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ गई? चौथी संगति या क्या कहते हैं आयोजित की गई थी, और इसमें महायान, क्या है? महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। इसमें बुद्ध में बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो कनिष्क के शासनकाल में महायान क्या कहते हैं संप्रदाय का उदय हुआ था। दक्षिण भारत के राजवंशों में पल्लव और चालुक्य राजाओं के बीच सबसे प्रसिद्ध संघर्ष किस नगर पर अधिकार के लिए था जी? पल्लव चालुक्य राजाओं के बीच ना उस समय जो सबसे ज्यादा संघर्ष होता था वह
वातापी और कांची राजधानी इसके पर अधिकार के लिए, किस पर? वातापी और कांची पर अधिकार के लिए होता था। यह राजधानी नगर और व्यापारिक केंद्र था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और सैनिक के लिए हुलिया व घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की थी? हुलिया लिखाता था सैनिक का, घोड़ा को दाग दिया जाता था कि यह सैनिक का। न तो सैनिक क्या करते थे, बढ़िया घोड़ा लेके जाते थे राजमहल से, बेच लेते थे और सस्ता घोड़ा रख देते थे। यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे जी? कृष्णदेव राय जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था वह तुलुब राजवंश से संबंधित थे। किससे? तुलुब राजवंश से। आपका सही उत्तर होता है बी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा दीन ए इलाही नीति का मुख्य उद्देश्य था, क्या था जी? दीन ए इलाही एक नया धर्म बना रहे थे वह, उसमें सार्वभौमिक शांति और भाईचारा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखने के विचार से बना था। उसे ही दीन ए इलाही कहा गया था। सही उत्तर आपका होता है बी। मध्यकालीन भारत में आईना ए अकबरीज की रचना किसने की थी? आईना ए अकबरीज की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है जी? तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक और संत कौन थे जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन को लोकप्रिय बनाया? यह थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे जी? चैतन्य महाप्रभु। यह बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक और संत थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष और किस मुगल सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी? यही तो काल हो गया था कि उसको बंगाल की दीवानी मिली और यहाँ से इसने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया था। तो आपका सही उत्तर जाता है शाह आलम द्वितीय। तब तक मुगल बहुत कमजोर हो गए थे। तो 1765 में कलकत्ता के दीवानी किसको मिल गई थी? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। बहुत ही कमजोर राजा था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू गई हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस रियासत को ब्रिटिश रियासत में मिला दिया गया था? तो सतारा को सबसे पहले अंग्रेजों ने ब्रिटिश में मिला दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी कि राजा को अयोग्य घोषित करके किसी तरीके से हड़प लिया जाए। तो इसमें सबसे पहले सतारा को अपने में मिला लिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जी? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ज्योतिराव फूले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किस भाषा और किस उद्देश्य से की थी? तो ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इसकी भाषा मराठी थी। यह नीची जातियों और बहुजनों को वैचारिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती संस्था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका पुराना नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने करवाया था। लॉर्ड कर्जन ने। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने।
हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में गोदीबारा या बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो बंदरगाह मिलता है, जो हमको बंदरगाह प्राप्त होते हैं, वह लोथल में होता है प्राप्त। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह लोथल में। और लोथल पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है, तो लोथल वहीं से संबंधित है जहां से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री संबंधित है। यह राज्य है गुजरात। तो लोथल गुजरात से संबंधित है। तो लोथल कहाँ है जी? लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना काल जो मानी जाती है वह लगभग 3500 वर्ष पहले, यानी कि 1500 BC या फिर ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न कहे जाते हैं वह कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से हैं जी? बुद्ध, धम्म और संघ, यह त्रिरत्न है। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, उसके आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? अलेक्जेंडर, सिकंदर जो आया था, उसके आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था जी? तो इस समय नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का। और इसके बाद आया था मौर्य वंश। कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था जी? तो मौर्य वंश के साथ शायद शुंग वंश आया था। चलिएगा देखते हैं। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली पर महत्वपूर्ण काम किया? तो शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज और दशमलव की खोज आर्यभट्ट ने की थी। वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी नहीं। धन्वंतरी किसके लिए प्रसिद्ध है जी? तो धन्वंतरी मेडिसिन में इन्होंने काम किया था। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की राजधानी वातापी कहाँ गई? बादामी या फिर वातापी। यह चालुक्य वंश की राजधानी थी और इसी के लिए चालुक्यों में बहुत लड़ाई हुआ करती थी उस समय। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद, जो कि पूरी तरह से साउथ इंडिया में है, वहां देवगिरी जिसका नाम है, वहां स्थानांतरित किया था? तो हमारे कहाँ चले गए? मोहम्मद बिन तुगलक साहब। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। सनकी तुगलक किसी को कहते हैं। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, फिर वहां नहीं जमा तो वापस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। यह है हमारे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तंजावुर के जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था जी? तो इसका निर्माण इसी के नाम में है, राजराज चोल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज चोल ने। सही ऑप्शन बी है, राजेंद्र चोल प्रथम नहीं, कुलोत्तुंग चोल और विजयालय चोल भी नहीं। इसका निर्माण करवाया था राजराजेश्वर मंदिर का राजराज प्रथम ने। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मनसबदार जो बनाता था वह मनसबदार बनाता था मुगल काल में अकबर, जिसको इक्ता प्रथा कहते थे सल्तनत काल में, वैसे ही मनसबदार भी हुआ करते थे। मनसबदारी की शुरुआत अकबर ने की थी। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था? रायगढ़ को। ब्रिटिश शासन काल में
भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष किस वर्ष और किसके बीच हुई? तो इस सब क्या कहते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत लगभग नहीं 1853 में हुई, बॉम्बे से ठाणे के बीच में। कहां से कहां के बीच में? बॉम्बे से ठाणे के बीच। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में किस वर्ष लागू हुई थी और किसने लागू किया था? तो आपका सही उत्तर जाता है अस्थाई बंदोबस्त, जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था जी? तो 1793 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत में मेरठ के बैरक से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण भारत से दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी दक्षिण भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? यह टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न पूछना चाहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वह 1915 में लौटे थे। किस महीने में लौटे थे? जनवरी में। कब लौटे थे? जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह इसको पूरी तरीके से मिटा देते हैं क्योंकि यह टाइपिंग मिस्टेक है। अब पढ़िए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो जनवरी 1915 में यह भारत महात्मा गांधी आए थे। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को न चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया था। अब चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था जी? जो क्रांतिकारी लोग थे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है चौरी चौरा, इन्होंने न पुलिस वालों को थाना में ही जला दिया था। सूखे गन्ने के ढेर को, भूसे को ले जाके रख के और थाना में आग लगा दिया था, जिससे कई अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी गुस्सा होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता भी कहते हैं, यह किसके किसके बीच हुआ? तो सबसे पहले समझिए कि पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, और किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस वर्ष आई थी जी? कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 में आई थी, हमारी आजादी के एक वर्ष पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जी? 1947 में पूछ रहा है। भारत के कांग्रेस पार्टी जो अभी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे जी? जेबी कृपलानी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था किसी बात को लेकर। मेहरगढ़ पुरा स्थल से प्राप्त अवशेषों में किस जानवर की हड्डियां सबसे ज्यादा पाई गई हैं? मेहरगढ़ में किस जानवर की हड्डी सबसे ज्यादा पाई गई है जी? तो मेहरगढ़ के पुरा स्थल में भेड़ और बकरी की हड्डी सबसे ज्यादा पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के समय न तांबा की जो खाने मिलती है और राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में मिलती है। कहाँ? खेतरी क्षेत्र में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? उनका जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और यह कहाँ है जी? तो यह नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है जी? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता चाणक्य को कहते हैं, जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी
जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अर्थशास्त्र क्या थी, यह किसी पैसे से जुड़ी हुई पुस्तक थी? तो नहीं जी, यह एक जैसे अभी भारत का संविधान है वैसा संविधान था। क्या था, इसमें ना राज करने के नीतियों के बारे में बात हुई थी। चलिए, वो संविधान से मेरा श्रेय मनुस्मृति का था, यह मुझसे गलती से हो गया, तो इसको संविधान न समझ के इसको समझिएगा, इसको इसमें नीतियां लिखी थी कैसे राज्य करना चाहिए, राजा का चरित्र कैसा हो, प्रजा का चरित्र कैसा हो, है ना। हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन थे? तो कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता, हर्षचरित किस पर, हर्षवर्धन पे, और कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। कालिदास ने क्या लिखा था? मेघदूत। क्या लिखा था? मेघदूत। राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? अजंता एलोरा की बात हो रही है। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी और इसका कार्य किसने पूरा करवाया? तो आप ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार किसी एक राजा ने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था। इसकी शुरुआत जो थी, इसकी जो नींव थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, और इसको यह पूरा हुआ था इल्तुतमिश के शासन के समय। तो सही उत्तर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, को कौन आक्रमणकारी भारत से लूटकर ईरान ले गया था? तो जो मयूर सिंहासन था जिसको शाहजहां ने बनवाया था, उसको नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। कहाँ ले गया था? ईरान। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा कौन था? तो ये कोई और सैनिक था, नहीं क्या कहते उसको, कर्नल टाइप का बड़ा अफसर। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राम मोहन राय ब्रह्म समाज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ घटित हुआ था? तो जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुआ था। कहाँ घटित हुआ था? अमृतसर में। कब घटित हुआ था जी? तो 13 अप्रैल 1919 को। देखिएगा, लाहौर नहीं, दिल्ली नहीं, बम्बे नहीं, तो 3 ऑप्शन है, तो डेट देखने की जरूरत भी नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस यात्रा से की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी यात्रा से की थी, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को की थी। कब की थी? 1939 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कब मनाया था?
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो डायरेक्ट एक्शन डे है वह कब मनाया था? तो यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? क्या था जी डायरेक्ट एक्शन डे? कोई किस्म का त्योहार था तो नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमको बांट के देश नहीं मिल रहा है तो ऐसा हत्या लूटपाट काटा पीटी मचा देंगे कि हमको मजबूरन हमारा देश जो भारत का टुकड़ा बना पाकिस्तान मिल जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और बंगाल के क्षेत्रों में बहुत मारकाट हुआ था। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे जी? क्लेमेंट एटली थे, चर्चिल नहीं थे, ध्यान रखिएगा, एटली थे। कौन थे? एटली थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भीमबेटका मध्य प्रदेश पुरास्थल किस काल से संबंधित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? नवपाषाण काल कृषि के साक्ष्य के लिए, पुरापाषाण काल पाषाण युगीन शैल चित्र रॉक पेंटिंग के लिए, ताम्रपाषाण काल तांबे के औजार के लिए तो गलत है, महापाषाण काल कब्रों के लिए। तो आपका सही उत्तर है पुरापाषाण काल पाषाण युगीन शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका में क्या है जी? तो पाषाण युगीन शैल चित्र है, यहाँ रॉक पेंटिंग होता था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका न चौथा ऑप्शन दिया गया है ना क्या कहते हैं आगे दिया गया है, लेकिन इसकी जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी और जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ब्राह्मणी लिपि खरोष्टी लिपि नहीं थी। ठीक है, चलिएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कितनी है? 4। मगध महाजनपद की शुरुआती राजधानी कौन सी थी? तो मगध महाजनपद की शुरुआती राजधानी राजगृह या फिर गिरिवर्ज क्या थी? गिरिवर्ज, जिसको बाद में राजगीर के नाम से जाना गया वह थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। लुम्बिनी में क्या था उनका जन्म? कुशीनगर में। कुशीनगर में शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिएगा, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध, जिसके बाद सम्राट अशोक ने धम्म को अपना लिया था। यह 261 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 261 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले 261 साल पहले लड़ा गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी जी? कन्नौज, थानेसर, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो हर्षवर्धन जो थे, जिनके बारे में जो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है, उनकी राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मतलब 1191 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी को। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। उन्होंने किस अवधि के बीच शासन किया था? तो रजिया सुल्तान जो थी वह केवल 4 वर्षों के लिए उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक, इसी बीच की अवधि में शासन किया था। उन्होंने कुल 4 वर्ष का शासन किया था। इस समय वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनको बहुत परेशानी हुई कि एक औरत के अंदर कैसे शासन करते, इनको षड्यंत्र करके हटवाया गया।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद अपनी नींव मजबूत और मुगल वंश की स्थापना की? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया, इसके बाद बाबर भारतीय राजाओं की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत पर अपना मुगलिया शासन स्थापित कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था जी? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, एकमात्र हिंदू राजा उस समय का जो लड़ा था अकबर से, वह हेमू के बीच हुआ था। किसके हुआ था? हेमू के बीच। भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत कहाँ गया? डलहौजी नहीं, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, बारेगंस्टीन नहीं, लॉर्ड वेलेंजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेंजली ने। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल और किस वर्ष में किया गया था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में किया गया था। सती प्रथा का अंत, यहाँ राजा राम मोहन राय का नाम ऑप्शन में आ गया तो अब सीधा लगा देंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका और भारत में से लोकप्रिय बनाने वाली प्रमुख नेता कौन थी? जो तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापिका थी वह एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा किस वर्ष और कहां से की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को की गई थी। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का पुनर्गठन और मुख्य नेतृत्व किसने संभाला था? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे जी? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।